अकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 को बनाने के लिए हम लोगों को एरिया जानना होगा एंड 4.4 को बनाने के लिए माइनर एंड कोफैक्टर जानना होगा। ऐसे हम ऑलरेडी माइनर एंड कोफैक्टर डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों के साथ, लेकिन फिर भी हम एक शॉर्ट में माइनर और कोफैक्टर को फिर से पढ़ लेंगे। पहले एरिया देखते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़े हुए हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, इसका एक पॉइंट x1 y1 होगा और एक पॉइंट मान लीजिए x2 y2 है और दूसरा पॉइंट आपके पास x3 y3 है। ओके, ठीक है, और ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी है। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, जल्दी से बताइए, हाफ ऑफ मॉड होता था, मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 ऐसा होता था, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 ऐसा होता था, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इस फॉर्म में होता था। ठीक है, ये मॉड होता था। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग इस फॉर्म को ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ मॉड ऑफ x1 इंटू क्या है, y2 माइनस y3। ठीक है, हम यहाँ पर माइनस x2 लिख करके y1 माइनस y3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लस x3 लिख करके y1 माइनस y2 इसी फॉर्म में रहने दिए। ठीक है, अब देखिए अगर डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग इसको ट्रांसफर करना चाहें तो हाफ डिटर्मिनेंट है ये। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो ये प्लस है x1 प्लस, ये माइनस है तो x2 माइनस, और ये प्लस साइन हो गया x3। ओके, अब देखिए y2 y3 है तो हम ये सोच सकते हैं कि y2 इंटू 1 लिखा होगा। अगर x1 है तो x1 के सामने गायब, तो यहाँ पर y2 रहा होगा और यहाँ पर y3 रहा होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ 1 रहा होगा, y2 माइनस y3 बराबर है। फिर देखिए माइनस x2 क्या है, y1 माइनस y3, तो निश्चित है कि यहाँ पर y1 रहा होगा और यहाँ पर 1 रहा होगा। अब देखिए तो y1 माइनस y3, फिर x3 तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। दैट मीन्स ये जो लिखा हुआ है इस डिटर्मिनेंट के सिस्टम पर आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ रहे तो उसका एरिया हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 या 1 1 1 हो सकता है। या फिर देखिए हम लोग को पता है कि जो इसका वैल्यू होगा वही इसके ट्रांसपोज का भी वैल्यू होगा, तो हम लोग इसको इस वे में भी लिख सकते हैं कि x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 फिर 1 1 1 ऐसा भी हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए अगर हम इंटरचेंज कर दें, ठीक है, 1 दैट मीन्स R1 से इंटरचेंज हो रहा है एंड R1 फिर R2 फिर R3 से इंटरचेंज कर दें तो देखिए क्या होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए R2 अगर R3 से इंटरचेंज हो रहा है तो दैट मीन्स फाइनली ये बन जाएगा हाफ ऑफ, ये ऐसा बन जाएगा 1 1 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये हो जाएगा क्या, x1 x2 x3, फिर ये क्या हो जाएगा y1 y2 y3, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। एभव, ओके, फ्रॉम एभव हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास, ये ट्रायंगल का पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, दूसरा पॉइंट हमारे पास x3 y3, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा ये हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 फिर 1 1 1, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए फिर अगर मान लीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाता है, इफ पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो क्या होगा,
दैट मीन्स तीनों एक ही पॉइंट में हो जाएगा। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2 और ये हो गया हमारा x3 y3। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा तो देन क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x1 x2 1 x1 x2 x3, ठीक है। फिर y1 y2 y3 फिर 1 1 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब देखिए जब ये 0 के बराबर है, हाफ जब हमारा इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 फिर 1 1 1 इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में। तो इस चीज को यूज करेंगे हम लोग सवाल को सॉल्व करने में। तो याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये हो जाता है हमारा, ठीक है। अगर 3 पॉइंट्स दिया हुआ रहे तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। या फिर एरिया 0 हो जाए, ऐसा भी बोल सकते हैं कि इफ एरिया इज 0, एरिया इज 0, ठीक है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, इतना दूर तक समझ में आ गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा माइनर एंड कोफैक्टर का। याद रखिएगा बात कर रहे हैं हम लोग माइनर, माइनर को दिखाते हैं MIJ से और दूसरा होता है हमारा कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर को दिखाते हैं CIJ से, ठीक है। माइनर कोफैक्टर में बस बेसिक सा डिफरेंस है। देखिए हम बताना चाह रहे हैं क्या है माइनर और क्या है कोफैक्टर। सपोज दैट हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A11, ठीक है, A12 A13, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33, ये हमारे पास एलिमेंट है। अगर बोलेगा कि आपको M11 चाहिए, दैट मीन्स माइनर ऑफ, इसका मतलब ये हो गया कि माइनर ऑफ एलिमेंट A11 का माइनर चाहिए। तो अगर इसका माइनर चाहिए तो देखिए क्या होगा, इस A11 के सामने का एलिमेंट गायब, क्या बचा हमारे पास A22 A23 A32 और A33, ये कहलाता है हमारा माइनर, ठीक है। अगर देखिए फिर सपोज दैट अगर हम लोग से बोला जाए कि M21 चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को माइनर ऑफ एलिमेंट A21 का माइनर चाहिए। तो A21 ये हो गया एलिमेंट हमारा, इसके अब इसका माइनर चाहिए तो इसके सामने का एलिमेंट गायब, तो क्या बचा हमारे पास A12 A13 फिर क्या बचेगा, जल्दी बताइए, A32 और A33, ये हो गया हमारा माइनर, ठीक है। अब देखिए हम इसी में इसी तरह से अगर मान लीजिए कि M32 चाहिए तो आप इसको बता सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A32, इसका माइनर क्या होगा आप लोगों को खुद से बनाना है इसको, ठीक है। अब देखिए कोफैक्टर लेके आगे बढ़ते हैं। अगर C11 बोला जाए, ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर में बस बेसिक सा डिफरेंस होता है साइन का। जैसे C11 चाहिए तो C11 का मतलब ये हो गया कि M11 ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका M11 का साइन क्या, देखिए इसका अपना साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस M11 का वैल्यू, दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस, और ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा A22 A23 फिर A32 फिर हो जाएगा हमारा A33। आ रही बात समझ में, ठीक है। फिर देखिए अगर लिखा हुआ है, फिर दूसरा पर करते हैं, अगर हम M21 है, अगर हम लोग को बोला जाता है कि C21 चाहिए, तो इसका मतलब हम लोग ये समझते कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 चाहिए। अब देखिए 21 का कोफैक्टर चाहिए तो 21 कहाँ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ है, तो ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, दैट मीन्स A21 जो होगा इसके साथ में सिर्फ माइनस लग जाएगा और यहाँ पर M21 हो जाएगा, यानी कि माइनर ऑफ M21 इंक्लूडिंग माइनस साइन। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस M21 का वैल्यू निकाले हुए हैं, क्या निकाले हुए हैं, A12 A13 फिर A32 फिर
3 आ रही बात समझ में? दैट मीन्स माइनर और कोफैक्टर में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है हमारा। ओके, अब देखिए फिर अगर आप लोगों से बोला जाएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को आसानी से समझ में आ सके। सपोज दैट अगर हम लोगों से एक एलिमेंट दिया हुआ रहता है, एक मान लीजिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहता, एक डिटर्मिनेंट है ए हमारे पास 1 5 -6 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम लोगों को ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का भी माइनर कोफैक्टर हो सकता है, तो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को चाहिए C11, दैट मीन्स कोफैक्टर ऑफ 1 चाहिए, कोफैक्टर ऑफ 1 वाले एलिमेंट का, दैट मीन्स A11 का चाहिए। तो इसके सामने गैप क्या हो जाएगा 2, इसका अपना साइन क्या होता है प्लस, तो इसका मतलब +2 होगा। C12 चाहिए, C12 मतलब फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स कोफैक्टर ऑफ 5 का कोफैक्टर चाहिए हम लोगों को, तो इसको क्या लिखेंगे A12। अब देखिए इसका अपना साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस, इसके सामने गैप क्या बचा -6, तो -6 लिख दिया, क्या हो जाएगा +6। सिमिलरली अगर 21 चाहिए, इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 चाहिए, तो अगर A21 चाहिए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट अगर A21 चाहिए तो फिर इसके सामने गैप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5, और A21 का साइन क्या है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो ये हो जाएगा -5, तो क्या बन जाएगा ये -5। आ रही बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए हम इसी तरह से अगर हम लोगों को सिर्फ माइनर चाहिए होगा, जैसे M11 चाहिए, तो सिर्फ इसके सामने गैप क्या हो जाएगा 2। M12 चाहिए तो इसका माइनर चाहिए, इसके सामने गैप सिर्फ -6 हो जाता, ठीक है। M21 चाहिए तो इसका माइनर चाहिए, इसके सामने और इसके सामने गैप सिर्फ क्या हो जाता 5। आ रही बात समझ में? फिर देखिए, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट है आपके पास, मान लीजिए 4 6 2 1 2 1 5 2 9, अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोगों को माइनर चाहिए, ध्यान दीजिएगा, M11 चाहिए, ठीक है, M11 चाहिए माइनर, तो क्या होगा, इसके 4 के सामने गैप क्या बचा 2 1 2 9, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे, 18 - 2 16 हो गया। दैट मीन्स साइन से कोई मतलब नहीं, जैसे कि M12 का माइनर चाहिए, फर्स्ट दैट मीन्स 6 का माइनर चाहिए, तो 6 के सामने गैप, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 1 5 9। सॉल्व कर दीजिए इसको, 9 - 5 4, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को C11 चाहिए या C12 चाहिए मान लीजिए, ठीक है, तो C12 मतलब इसे 6 का चाहिए, तो ये प्लस और ये माइनस साइन होता है, तो पहले माइनस साइन आ जाएगा अपना। अब इसके सामने, फिर इसके सामने गैप, दोनों साइड गैप हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर फिर वही 1 1 5 9। अब अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -9 - 5, क्या बन जाएगा -4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए फिर अगर हम लोगों को, फिर अगर मान लीजिए कि C32 चाहिए, यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम दैट मीन्स 2 का कोफैक्टर चाहिए, तो प्लस माइनस, इसका अपना साइन हो गया माइनस, फिर इस 2 के सामने गैप, तो यहाँ क्या बचेगा 4 2 1 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 - 2 क्या हो जाएगा -2। दैट मीन्स माइनर और कोफैक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या हो चुका है कि डायरेक्ट अगर उसके सामने वाले एलिमेंट को हटा करके डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो वो माइनर है, माइनर के साथ में अगर इंक्लूडिंग साइन जोड़ देते तो वो क्या हो जाएगा कोफैक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ Ij इक्वल्स टू -1 to the power I plus j इंटू MIj, ऐसा लिख सकते हैं कोफैक्टर इक्वल्स टू,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फिर एक और प्रॉपर्टी देख सकते हैं आप, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a1 a11 a12 a13, ठीक है, a21 a22 a23, फिर a31 a32 a33, ठीक है, ये दिया गया है। इसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, a11 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके सामने गायब हो जाएगा, a22 a23, फिर a32, फिर a33, ऐसा होगा। फिर क्या होगा, माइनस, हम यहाँ पर प्लस लिख करके माइनस a12 लिख सकते हैं इसको। फिर क्या होगा, a12 के सामने गायब, तो क्या बचेगा, a21 a23 a31 a33, ठीक है। फिर प्लस क्या हो जाएगा, a13, तो 13 के सामने फिर गायब, क्या हो जाएगा, a21 a22, फिर a31 a32, ऐसा होगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं a11 इंटू c11 प्लस, अगर माइनस साइन इसका इसके पास दे दे तो ये बन जाएगा a12, ये हो जाएगा c12 प्लस, उसी तरह से अगर a11 है ये तो इसका साइन प्लस ही होता है, ये क्या हो जाएगा a13 c13। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना चाहे तो दैट एलिमेंट इनटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, दैट एलिमेंट इनटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, दैट एलिमेंट इनटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होता है। जैसे इसका वैल्यू ऐसा भी हो सकता है a31 c31 प्लस a32 c32, फिर प्लस a33 फिर c33, ये भी हो सकता है। या इसका वैल्यू फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a11 c11 प्लस a21 c21, फिर a31 इंटू c31, ये भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कोफैक्टर आना ही चाहिए हम लोगों को। आगे जब इन्वर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोगों को कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।